ये है क्लोनिंग साइट, ब्लू कॉलोनीज, सेलेक्टेबल मार्कर। इन चीज़ों को एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, थोड़ा सा ऊपर ऊपर से चीज़ें ऊपर से पढ़ते जाएंगे। हर चीज़ को डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि 4 दिन बाद पेपर है और बहुत लंबा नहीं करना। तो पहली बात कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है। जीन ऑफ इंटरेस्ट, जिसको हम फॉरेन डीएनए ही बोलते हैं, और वेक्टर, जिसके साथ हम इसको जोड़ेंगे, दोनों को मिला के क्या बनता है, एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए। हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते क्यों हैं? किसी स्पेसिफिक प्रोटीन के लिए, या फिर हार्मोन या एंटीबॉडीज़ के लिए। हार्मोन में जैसे इंसुलिन, इंसुलिन में जैसे इंसुलिन क्या होता है, चेन ए चेन बी, दोनों को अलग अलग बना के उसको डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ देते हैं। इससे पहले क्या होता था, बहुत सारे पिग्स को मारते थे, सुअर को, और उनके पैनक्रियाज से इंसुलिन निकालते थे, जिससे बहुत तो इंसान को एलर्जी होती थी। तो ये अच्छा सूटेबल मेथड नहीं था। खैर, तो एग्जाम्पल के थ्रू एक बार समझ लेते हैं पूरा। जैसे कोई पर्सन है, उसको कुछ बीमारी हो जाए। बीमारी कैसे होती है? कोई एंटीजन बॉडी के अंदर चला जाए। एंटीजन वायरस भी हो सकता है, प्रोटिस्टा बैक्टीरिया, कुछ भी हो सकता है। अब क्या है ना कि उस पर्सन, नॉर्मली क्या होता है कि हम किसी बीमारी से लड़ लेते हैं। तो लड़ने का मतलब क्या होता है, एंटीबॉडीज़ हमारी उस एंटीजन से लड़ लेती है। लेकिन अगर इस एंटीजन का हमारे पास कोई एंटीबॉडी ना हो, तो उसको ठीक कैसे करेंगे? या तो एंटीबॉडी बाहर से करेंगे, या फिर हम कुछ ऐसा करें जिससे एंटीबॉडी अंदर ही बनने लगे। तो इसके लिए क्या करते हैं कि एक डीएनए लेते हैं किसी ऐसे जानवर का जो उस पर्टिकुलर बीमारी से लड़ सकता है जिससे हम नहीं लड़ सकते। उसका डीएनए लिया, जो उस डिजीज़ के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाती है, मतलब जो उस डिजीज़ से लड़ सकती है। अब एक एग्जांपल के लिए लिख रखा है मैंने, जैसे सांप और नेवले की लड़ाई होती है। तो सांप नेवले को डसता है, तो नेवले के पास ऐसा कुछ होता है जिससे उसके सांप के जहर का असर नहीं होता। उसके पास कुछ ऐसी चीज़ होती है, लेकिन हमारे पास नहीं होती। ठीक है, तो ऐसे ही लिखा है बस एग्जाम्पल के लिए। फिर अब हमें क्या देखना है कि जो उस जानवर का डीएनए है, ऐसा तो है नहीं कि पूरा का पूरा डीएनए ही एंटीबॉडी बना रहा है। उस डीएनए में एक छोटा सा पार्ट होगा जो एंटीबॉडी बना रहा होगा। तो फिर देखा उस डीएनए में कौन सा सीक्वेंस एंटीबॉडी बना रहा है। तो ये डीएनए है, इस डीएनए का ये सीक्वेंस एंटीबॉडी बनाता है। हमें इस सीक्वेंस से मतलब है क्योंकि हमको एंटीबॉडी चाहिए। ये डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगी, और प्रोटीन ही एंटीबॉडीज़ है जो उस डिजीज़ के एंटीजन से लड़ेगी और हमें ठीक करेगी। तो इसको बोलते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट या फॉरेन डीएनए। ठीक है, और देखो, अब इस डीएनए से इसको काटने के लिए हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज़ करते हैं, जो एक रिकॉग्निशन साइट को आइडेंटिफाई करती है, जो 6 बेस पेयर का होता है। इसको हम रिकॉग्निशन साइट बोलते हैं। ठीक है, अब ये जीन ऑफ इंटरेस्ट मिला। अब इस फॉरेन जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम फॉरेन डीएनए बोलते हैं। अब ये इस डीएनए को हम एक वेक्टर में डालेंगे और वो वेक्टर बन जाएगा। अब जो कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस, तो उसको बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए हम उस पर्सन को दे देंगे। उसके अंदर वो डीएनए बार बार रेप्लिकेट होगा, जिससे बहुत सारे आरएनए बनेंगे। आरएनए से प्रोटीन बनेगा, और प्रोटीन बनेगा मतलब एंटीबॉडी बनेगा, और वो पर्सन उस बीमारी से लड़ लेगा। तो ये नॉर्मल कंसेप्ट है। तो ये शायद तुम्हें पता हो, बस 3 मिनट में ही सबको रिवाइज कर दिया। लेकिन अब जो तुमने पूछा है वो चीज़ें शुरू होती हैं धीरे धीरे। तो देखो, वेक्टर एक आर्टिफिशियल वेक्टर होता है PBR322, जो हमारे एनसीईआरटी में मेंशन है। उस PBR322 में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि ये रहा, जैसे कि ये PBR322, एम्पिसिलिन, टेट्रासिलिन, ओरी, ROP, PU, मतलब ये सारी चीज़ें होती है। ठीक है, ये आर्टिफिशियल है, मतलब इसको बनाया गया है। नॉर्मली ये नहीं मिलता, बनाया गया है। मतलब इशर्शिया कोलाई मिलते हैं, देखो लिखा हुआ है ना कि इशर्शिया कोलाई क्लोनिंग वेक्टर PBR322 शोविंग रेस्ट्रिक्शन साइट्स। अब इतनी डिटेल में नहीं जाते, लेकिन ये समझो कि ये PBR320 है। अब ये वेक्टर है। अब इस वेक्टर के पास क्या क्या होना चाहिए जिससे इसके ऊपर वो जीन ऑफ इंटरेस्ट हम लगाएं और इसको रेप्लिकेट करवाएं। तो इसके लिए क्या क्या ज़रूरी है? सबसे पहला ज़रूरी, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जिसको ओरी बोलते हैं। एक बात बताओ, अगर हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया और ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमने उस पर्सन को दे दिया जिसको ज़रूरत है, तो क्या इसके अगर एक डाला, एक से काम चल जाएगा? एक से काम चलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि बहुत सारी एंटीबॉडी चाहिए। बहुत सारी एंटीबॉडी के लिए बहुत सारा प्रोटीन चाहिए, बहुत सारे प्रोटीन के लिए बहुत सारा आरएनए चाहिए, और बहुत सारे आरएनए के लिए बहुत सारा डीएनए चाहिए। और बहुत डीएनए मतलब इसको रेप्लिकेट होना पड़ेगा, 1 से 10, 10 से 100 बनना पड़ेगा। तो रेप्लिकेशन ओरी से होगा। अगर उसके पास ओरी है तभी रेप्लिकेशन होगा, नहीं है तो नहीं होगा। और ऐसे भी ओरी होते हैं, ओरिजिनल ऑफ रेप्लिकेशन, जो
डिसाइड करते हैं कि इसकी कितनी कॉपीज़ बनेगी, कंट्रोल कॉपी नंबर, ठीक है। अगर आपको चाहिए कि इसकी बहुत सारी कॉपी बने, तो ऐसा वेक्टर चाहिए जिसका ओरी बहुत हाई नंबर ऑफ रेप्लिकेशन को सपोर्ट करता हो। तो ये तो ओरी का कंसेप्ट है, तुमने पूछा नहीं था लेकिन इसको एक्सप्लेन कर दिया। सीक्वेंस में चलेंगे ना। फिर तुमने पूछा है सेलेक्टेबल मार्कर। देखो सेलेक्टेबल मार्कर क्या होता है कि सेलेक्टेबल मार्कर हेल्प करता है ट्रांसफॉर्मेशन और नॉन ट्रांसफॉर्मेशन में। जैसे कि इसके बारे में ज़्यादा मैं बाद में बात करूँगा, बस समझ जाओ कि सेलेक्टेबल मार्कर क्या होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। जैसे कि हमने जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया, ये तो डीएनए है, हम इसे ट्रांसफ़र करेंगे उस पर्सन में, ठीक है। फिर हमको ये भी तो चेक करना है कि उस पर्सन में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ या नहीं। ट्रांसफॉर्मेशन हुआ का मतलब उसकी बॉडी में ये चला गया या नहीं गया। तो इस प्रोसेस में हमको हम पता करते हैं, तो पता करने के लिए जिस चीज़ का यूज़ करेंगे वो होता है सेलेक्टेबल मार्कर, बस इतना समझ लो। और सेलेक्टेबल मार्कर एनसीईआरटी की लाइनिंग में एक बात लिखी हुई है, नॉर्मल ई कोलाई डू नॉट कैरी रेजिस्टेंस अगेंस्ट एनी ऑफ दिस एंटीबायोटिक। इसका मतलब क्या है, ये बीच में एक लाइन आ गई तुम्हें कंफ्यूज कर दे, तो अभी इसको छोड़ो, इसको ज़्यादा मत दिमाग रखना। बस दिमाग में ये रखो कि सेलेक्टेबल मार्कर होता क्या है, जो आइडेंटिफाई करता है ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से, ठीक है। और PBR 322 में जो एम्पिसिलिन होते हैं, क्लोरामफेनिकोल होते हैं, टेट्रासाइक्लिन होते हैं, कैनियामाइसिन होते हैं, ये सारे के सारे सेलेक्टेबल मार्कर है। क्यों है, कैसे है, मैं बताता हूँ। ये देखो, ये तुम्हारा नॉर्मल PBR 322 है, ठीक है। ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है, ये टेट्रासिलिन रेजिस्टेंस जीन है। एम्पिसिलिन और टेट्रासिलिन क्या होते हैं, वो एंटीबायोटिक होते हैं। कि अगर किसी इंसान को इन्फेक्शन हो गया और यार मैं बार बार एग्जांपल में जाऊंगा, इंसान से कन्फ्यूज़न होगा, ये समझना ये क्या है। PBR 322 एक इशर्शिया कोलाई है। इशर्शिया कोलाई क्या है, बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया को मारने के लिए हम यूज़ करते हैं एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक में स्पेसिफिक क्या यूज़ करते हैं, एम्पिसिलिन यूज़ करते हैं, टेट्रासाइक्लिन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ ना कि मैंने इसको आर्टिफिशियल क्यों कहा है, देखो आर्टिफिशियल इसलिए बोला है कि जो नॉर्मली इशर्शिया कोलाई होता है ना, उनके पास इनसे लड़ने की क्षमता नहीं होती है। और लड़ने की क्षमता मतलब कि इनके पास ऐसा कोई जीन नहीं है जो इनसे लड़ सके, जो इनसे लड़ने के लिए एंटीबॉडी बना सके। लेकिन जो ये PBR 322 है ना, इनके पास है ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, टेट्रासिलिन रेजिस्टेंस जीन। कि अगर इस इशर्शिया कोलाई पे एम्पिसिलिन से अटैक करवाया तो नहीं होगा, इस पर कुछ असर नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इस एम्पिसिलिन से लड़ने के लिए यहाँ एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है। अगर हमने इसको टेट्रासिलिन से अटैक करवाया तो इस टेट्रासिलिन से लड़ने के लिए टेट्रासिलिन रेजिस्टेंस जीन है यहाँ पे, जो कि नॉर्मल इशर्शिया कोलाई में नहीं होता, लेकिन जो ये बनाया गया है इसमें है। तो सेलेक्टेबल मार्कर का भी ये काम करते हैं। इनकी हेल्प से हम ये पता कर सकते हैं कौन ट्रांसफॉर्मेंट है, कौन ट्रांसफॉर्मेंट नहीं है। इसको आगे मैं अच्छे से बताऊंगा। तो अभी बस इतना समझना, ओरी बता दिया, ओरी के बाद तुम्हें सेलेक्टेबल मार्कर बताया। सेलेक्टेबल मार्कर का एग्जाम्पल दे रखा है एम्पिसिलिन, टेट्रासिलिन, कैनियामाइसिन, क्लोरामफेनिकोल। और सेलेक्टेबल मार्कर होते हैं जो ट्रांसफॉर्म और नॉन ट्रांसफॉर्म को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करे। बात खत्म। अब आओ, तुमने एक और चीज़ पूछी है, क्लोनिंग साइट। क्लोनिंग साइट तुमने पूछी है, तो क्लोनिंग साइट को एक्सप्लेन करना है अच्छे से। तो देखो, तुम्हारे पास वेक्टर है, इसको देखो, ये वेक्टर है। अब इस वेक्टर पे हमें जीन ऑफ इंटरेस्ट को ऐड करना है। तो कैसे ऐड करेंगे, अगर ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है, इसको हमें ऐड करना है यहाँ पे, तो यहाँ से कट करना पड़ेगा और कट करके इसको हटाना पड़ेगा। और जैसे ही इसको हटाएंगे तो ये वाली जगह खाली हो जाएगी और इसकी जगह इसको चिपका देंगे। तो इसको कट करने के लिए कौन सा एंजाइम का यूज़ करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का। और उसी एंजाइम का यूज़ करेंगे जिसको यूज़ करके इसे निकाला गया है, जिससे सेम तरह के स्टिकी एंड्स बने। पर क्लोनिंग साइट किसको कहते हैं, हम इस पॉइंट पे आते हैं। ये हमारे पास वेक्टर है। इस वेक्टर के डीएनए में जब हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को भेजेंगे कि भाई तू जा और डीएनए को कट कर, क्योंकि हमको ये जीन ऑफ इंटरेस्ट इस डीएनए से चिपकाना है, और हम चिपकाएंगे तभी जब इसमें कोई जगह खाली होगी, और जगह खाली करने के लिए तुम्हें कट करना पड़ेगा। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अंदर जाएगा, रिकॉग्निशन साइट देखेगा कि चलो ये मिल गई रिकॉग्निशन साइट, इसको कट करेगा,
यही है क्लोनिंग साइट, इसी को बोलते हैं क्लोनिंग साइट। क्लोनिंग साइट का मतलब ये होता है कि ऐसा स्पेस, ऐसी जगह जहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट हो, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जाके कट करे, और कट होने के बाद हम उस जगह पे फॉरेन डीएनए को जोड़ सके, उसको क्लोनिंग साइट बोलते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, ये नॉर्मल आपके पास वेक्टर है, ये नॉर्मल वेक्टर है, सॉरी, ये एक वेक्टर है। अगर इसके पास एक क्लोनिंग साइट है तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यहाँ जाके एक्ट करेगा और इसको कट कर देगा। लेकिन अगर एक से ज़्यादा होगा तो क्या होगा? अगर मान के चलो ये भी क्लोनिंग साइट है, ये भी क्लोनिंग साइट है, ये भी क्लोनिंग साइट है, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यहाँ भी काम करेगा, यहाँ भी काम करेगा, यहाँ भी काम करेगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे इसके। तो कैसे बन जाएगा ये? एक फ्रैगमेंट ऐसे बनेगा, एक फ्रैगमेंट ऐसे बनेगा, एक फ्रैगमेंट ऐसे, एक फ्रैगमेंट ऐसे। तो क्या यहाँ पे जीन ऑफ इंटरेस्ट जोड़ना आसान होगा? या फिर ऐसी जगह आसान होगा जहाँ पे एक क्लोनिंग साइट हो, एक, तो क्या होगा? ऐसे बन जाएगा ये, ऐसे, ये कट हो गया, क्लोनिंग साइट ही तो कट होगी, ये कट हो गया। अब यहाँ पे जीन ऑफ इंटरेस्ट जोड़ लो, तो यहाँ जीन ऑफ इंटरेस्ट जोड़ना आसान है या फिर इधर आसान है? बताओ। ऑब्वियसली इधर आसान है। तो क्लोनिंग साइट प्रेफर हो ये हो कि उसके पास एक सिंगल रिकॉग्निशन साइट हो, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब क्या होता है देखो, ये हो गया क्लोनिंग साइट का कंसेप्ट, ये बात समझ में आ गई। क्लोनिंग साइट का कंसेप्ट आपका ये हो गया। अब एक और बात जो तुमने पूछी थी, ब्लू कॉलोनीज़, कॉलोनीज़ का क्या सीन है? देखो नॉर्मली क्या होता है ना, हम जो एनसीईआरटी में पढ़ते हैं, यहाँ पे ये आपके पास PBR 320 है। अब देखो क्या होता है, मैं यहाँ पे क्लोनिंग साइट और सेलेक्टेबल मार्कर का मिक्स्ड कंसेप्ट बता रहा हूँ, दोनों को मिक्स करके। अगर ये जो टेट्रासिलिन है, अगर यही क्लोनिंग साइट हुआ तो इसको हटना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जीन ऑफ इंटरेस्ट आएगा। मेरी बात समझने की कोशिश करना। अगर यही क्लोनिंग साइट हुआ जिस पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक्ट करे, तो ये कट के निकलेगा और यहाँ पे क्या आएगा? जीन ऑफ इंटरेस्ट आएगा। लेकिन अगर मैं इसको काट के निकाल दूँ तो टेट्रासिलिन रेजिस्टेंस ख़त्म हो जाएगी उस बैक्टीरिया की। चलो नॉर्मल, जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं आया, ये नॉर्मल ऐसे का ऐसा है। ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस क्या करता है? एम्पिसिलिन से लड़ने की क्षमता देता है। ये टेट्रासिलिन रेजिस्टेंस क्या करता है? टेट्रासिलिन से लड़ने की क्षमता देता है। ये एम्पिसिलिन से लड़ने की क्षमता देता है, ये टेट्रासिलिन से, ठीक है। अगर मैं इनको कट करके निकाल दूँ तो क्या वो टेट्रासिलिन से लड़ पाएगा? नहीं लड़ पाएगा। या फिर मैं अगर यहाँ पे इसको कट करके निकाल दूँ तो क्या वो एम्पिसिलिन से लड़ पाएगा? नहीं लड़ पाएगा। तो इस बैक्टीरिया में कभी हम जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड करते हैं, तो अगर यहाँ पे जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड किया तो टेट्रासिलिन रेजिस्टेंस ख़त्म, और अगर यहाँ पे ऐड किया तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस ख़त्म, ठीक है। अब क्या होता है, तो मतलब कि अगर यहाँ जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड किया तो ये ख़त्म, यहाँ जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड किया तो ये ख़त्म। तो ऐसे होता है कि जैसे अगर आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट, मैंने इसको ऊपर इतना चला दिया लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत क्लियर है, कोशिश करता हूँ इसी में हो जाए। अगर मैंने यहाँ पे जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड किया, मान के चलो, तो एम्पिसिलिन ख़त्म, तो जो रिकॉम्बिनेंट होगा वो एम्पिसिलिन में मर जाएगा बट टेट्रासिलिन में ज़िंदा रहेगा। लेकिन जो नॉन रिकॉम्बिनेंट होगा वो दोनों में ज़िंदा रहेगा। बस ये 2 लाइन समझना, इसके बाद मैं आगे बढ़ जाऊँगा। मैं दोबारा उस बात को रिपीट कर रहा हूँ। अगर मैंने जीन ऑफ इंटरेस्ट को यहाँ पे ऐड किया, यानी इसको काट के निकालना पड़ेगा, और जीन ऑफ इंटरेस्ट को यहाँ ऐड कर दिया, और जैसे ही इसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड किया ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए के पास क्या है? टेट्रासिलिन तो है लेकिन एम्पिसिलिन ख़त्म हो गया। मतलब वो टेट्रासिलिन से लड़ लेगा बट एम्पिसिलिन से नहीं लड़ पाएगा। तो यहाँ पे एम्पिसिलिन एक सेलेक्टेबल मार्कर है। कैसे सेलेक्टेबल मार्कर है? कि जो रिकॉम्बिनेंट होगा वो टेट्रासिलिन में जिंदा रहेगा, एम्पिसिलिन में मर जाएगा। लेकिन जो नॉन रिकॉम्बिनेंट होगा वो टेट्रासिलिन में भी जिंदा रहेगा और एम्पिसिलिन में भी जिंदा रहेगा। नॉन रिकॉम्बिनेंट का मतलब क्या है? कि हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे ऐड करना चाहा पर ऐड नहीं हुआ, मतलब रिकॉम्बिनेशन नहीं हुई। और रिकॉम्बिनेशन नहीं हुई इसका मतलब ये नहीं कटा,
और नहीं कटा, नहीं हटा, इसका मतलब वो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन वहाँ है। तो रिकॉम्बिनेंट में टेट्रासिलिन पे तो दोनों ही रहेंगे क्योंकि टेट्रासिलिन की बात खत्म। लेकिन अगर यहाँ पे जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड कर दिया तो एम्पिसिलिन खत्म और नॉन रिकॉम्बिनेंट में तो दोनों ही लड़ पाएंगे। देखो अगर ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न लग रहा है बता देना, बहुत सारे ऐसे वीडियो है जिन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, मैं वो शेयर कर दूंगा। अब कॉलोनीज़ की बात कर लेते हैं। मैं कॉलोनीज़ में ज़्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा क्योंकि जो क्वेश्चन बनने चाहिए वो बनने चाहिए। अब ये देखो, जो ये तरीका है ना सेलेक्टेबल मार्कर एम्पिसिलिन और टेट्रासिलिन, ये बहुत ही मतलब जटिल प्रोसेस है कि पहले उसको एम्पिसिलिन में डालो, अगर वो एम्पिसिलिन में जी गया, मरा नहीं, इसका मतलब वो नॉन रिकॉम्बिनेंट है। अगर वो एम्पिसिलिन में मर गया, इसका मतलब रिकॉम्बिनेंट है। फिर ऐसे करो वैसे करो, ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेट प्रोसेस है। इसीलिए हमने एक अल्टरनेटिव तरीका निकाला है सेलेक्टेबल मार्कर का, जिससे काम जल्दी हो जाए, जिससे हम जल्दी पहचान लें कि ये ट्रांसफॉर्म वाला है और ये ट्रांसफॉर्म वाला नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि अगर कोई ब्लू कलर देता है वो नॉन रिकॉम्बिनेंट, इसको रट लो, समझ में बस इतना। अगर वो ब्लू कलर दे रहा है ना, यानी वो नॉन रिकॉम्बिनेंट है। और अगर वो कोई कलर नहीं दे रहा, यहाँ पे वाइट लिखा है, या अगर वो कोई कलर ना दे रहा हो या फिर वाइट हो, तो वो रिकॉम्बिनेंट है बिकॉज ऑफ इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। ये तुमको बस दो बातें ध्यान रखना। किसका इंसर्शनल इनएक्टिवेशन? देखो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन किसका? एक एंजाइम का। कौन सा एंजाइम का? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। मतलब कि वो इनएक्टिव हो गया, ये एंजाइम इनएक्टिव हो गया। और अगर ये एंजाइम इनएक्टिव होगा तो कलर नहीं देगा, अगर ये एंजाइम एक्टिव होगा तो कलर देगा। तो इनएक्टिव मतलब कलर नहीं देगा, और अगर कलर नहीं देगा, इनएक्टिव मतलब कलर नहीं देगा, और अगर कलर नहीं देगा तो वो रिकॉम्बिनेंट है। और अगर ये एंजाइम एक्टिव है तो वो कलर देगा, और अगर कलर देगा तो कौन सा कलर देगा? ब्लू। और वो अगर कलर देगा तो वो क्या है? नॉन रिकॉम्बिनेंट। इससे मतलब क्वेश्चन इसी से बन जाएंगे, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे, मतलब इसके ऊपर का क्वेश्चन नहीं आएगा। कि ब्लू कलर है तो एंजाइम एक्टिव है। कौन सा एंजाइम? एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज। और अगर वो कलर दे रहा है तो एंजाइम एक्टिव है, और अगर एंजाइम एक्टिव है तो वो है नॉन रिकॉम्बिनेंट। अगर वो कलर नहीं दे रहा, इसका मतलब एंजाइम इनएक्टिव है, इनएक्टिव इंसर्शनल। और कौन सा एंजाइम है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। और अगर वो नहीं कलर दे रहा, एंजाइम इनएक्टिव है, तो वो होंगे रिकॉम्बिनेंट।